हेलो बच्चों बच्चों स्वागत है आपका अचीविट के फाउंडेशन चैनल में। इससे पहले आपने अचीविट का जो प्रीमियम चैनल है यानी जो 11th और 12th के लिए चैनल है उसको भी आपने विजिट करा होगा। आपका स्वागत है अचीविट के योद्धा बैच में। इस योद्धा में आप हमारे योद्धा हैं। इस योद्धा बैच में आपको जीतना होगा। बोर्ड के अंदर 95% क्रैक करना है आपको। तो उसके लिए हमने जो लॉन्च किया है हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बल्कि आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, हमें आप पे विश्वास है। पर इफ इवन एंड की आपने अगर तैयारी नहीं करी है तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बोर्ड मई में होने वाले हैं, बोर्ड बहुत लेट है। तो आप आपके पास तो 4 मंथ है और 4 मंथ इज अ बिग मंथ फॉर यू गाइस। तो इसके लिए हम आपके लिए ला रहे हैं सारी सीरीज, यहां तक कि इसके साथ मेंटल एबिलिटी भी लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो आप मेंटल एबिलिटी भी जाके देख सकते हो। तो आप मेंटल एबिलिटीज की वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। उसमें भी आप मेंटल एबिलिटीज को सीख सकते हो, अपनी माइंड की एबिलिटी को बढ़ा सकते हो। जब आप 11th में जाओगे तब आपकी माइंड की एबिलिटी बहुत कम आने वाली है। तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हो, आप इस चैनल को प्रेफर कर सकते हो। इस चैनल पे आज की पहली वीडियो होने वाली है केमिस्ट्री की, बल्कि पहली वीडियो नहीं है, वन शॉट वीडियो है, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है। सबसे पहले हम 10th को क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि उनका बोर्ड्स है। 9th वालों के लिए रिवीजन चालू हो जाएगी, स्प्रिंट चालू हो जाएगा, लेकिन अभी 10th वालों के लिए पहले हम एक रिवीजन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे नीज किए अगले वाली वीडियो में हम 2 चैप्टर कवर कर देंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो वहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाएंगे, बोर्ड के आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। जैसा कि आपने चैनल को पहला देख लिया होगा, कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक, और आपने लाइक भी कर दिया होगा, मुझे विश्वास है। आप केमिकल रिएक्शंस की बात कर रही है। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ा जाता है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, वो सब्जेक्ट रटने वाला है। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री को फील लेके चढ़ो, उस चीजों को ध्यान से सुनते रहो, आपको याद हो जाएगा। सब्जेक्ट को रटना भी नहीं पड़ेगा और करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी ग्रंथ है केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं उसको रटना आपको पड़ता ही पड़ता है। तो ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं चैप्टर को, हमारा मोटिव क्या चैप्टर को पढ़ने का। 95% लाना हमारा मोटिव है। सबसे पहला मोटिव हमारा 95% होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू क्रैक 95%। कुछ नहीं होता, 95% आपको क्रैक कर देना है। ठीक है, आप देख रहे हो ये #1 क्यों? क्योंकि पहली वीडियो है फाउंडेशन चैनल की, हमारे पहली वीडियो है, नींव रखी जा रही है आपकी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल नहीं, थोड़ा सा लेवल और ऊपर कर देंगे इसी वीडियो में। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर देंगे। आप पूरी वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिए। इस चैनल पे सब कुछ आएगा, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथ भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, और मैट भी आएगी, यानी मेंटल एबिलिटी भी आएगी, और हो सके तो एसएसटी भी आ सकती है। लेकिन अभी उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई टीचर नहीं है हमारे पास। ठीक है, बाकी टीचर नहीं है क्या, हेल्पर नहीं है, टीचर नहीं कहिए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है कोई रिएक्शन जो केमिकली अकर हो रही हो, मतलब कि कोई रिएक्शन, जैसे कोई सॉल्यूशन में अगर हम कुछ रिएक्शन को कर रहे तो केमिकल रिएक्शन है। इक्वेशन मतलब क्या, कि जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई थी, केमिकल इक्वेशन मतलब कि हमने एक CuSO4 का डब्बा लिया, उसके अंदर फेरस मिलाया, उसके अंदर Fe मिलाया, और ये कोई इक्वेशन बना दी, और ये कुछ फॉर्म हुआ FeSO4 प्लस Cu। तो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। और ये जो रिएक्शन हुई है ना, इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल्स के साथ खिलवाड़, केमिकल के साथ रिएक्शन। बढ़िया, ठीक है। अभी आपने ये तो समझ लिया। अब कह रहे हैं कि भाई केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या है? तो केमिकल चेंज होते हैं जब एक और वन और मोर न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जब एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, जैसे कि हमने कोई फेरस लिया था, कोई ग्रीन, ये कोई फेरस लिया था किसी कलर का, और इसको हमने ब्लू कलर के साथ CuSO4 के साथ मिलाया, और हमें कोई ग्रीन कलर का FeSO4 मिला, और इसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी नीचे पढ़ लेते हैं उसको भी। तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यहां से 2 सब्सटेंस मिलाए गए थे, वहां से कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसे कह देते हैं कि ये हुआ है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज मतलब कि जो फिजिकली चेंज हुआ हो। केमिकल चेंज मतलब जो केमिकल्स के साथ चेंज हुआ हो। आपको याद नहीं करनी है, रटना नहीं है यहाँ पे, आपको याद नहीं करनी है कि ये क्या होता है, आपको मीनिंग समझ लेना वर्डों का। मतलब क्या है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है, दिस इज टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है कि कलर में, स्टेट में, जब कोई कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ही ना हो। देखो, मतलब कि उसकी कलर तो चेंज हो जाए, स्टेट तो चेंज, मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड तो बने, लेकिन उसका कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ हो। बट नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ हो। भैया यहाँ नया सब्सटेंस हो रहा है। आप कहोगे सर सॉलिड से तो पानी बन गया, वो आइस से तो पानी बन गया, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। नहीं भाई, वो नया सब्सटेंस नहीं है। वाटर चेंजेस टू स्टीम, क्या नया सब्सटेंस है? क्योंकि इवन स्टीम भी तो वाटर की तरह ही तो दिखता है। अगर स्टीम की बूंदों को देखो तो वाटर की तरह नहीं दिखता वो।
डिफर। इसी के तरीके के साथ आप काफी रिएक्शन देखिए, बोले चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट का चेंज हुआ है। अगर किसी स्टेट का चेंज हो, किसी कलर का चेंज हो, देन यू आर सेइंग दैट इट्स अ फिजिकल चेंज। अगर किसी केमिकल लोचा का चेंज हो, केमिकल लोचा चेंज हो जाए, तो आप कह दोगे भाई ये किसका चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शंस हुए? हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? क्या हम फिजिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हम केमिकल रिएक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं? अगर हम केमिकल रिएक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें समझना क्या पड़ेगा? हमें यह समझना पड़ेगा कि भैया कि पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है यार, यहां पर ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन का मालूम कैसे चलेगा? ये रिएक्शन जो हुई है, इस रिएक्शन को हमें मालूम कैसे चलेगा ये रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है? कैसे पता करेंगे आप इसको? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें पता लगानी होंगी। अगर ये हुआ है, अगर मान लेते हैं ये हुआ है, तो इसमें आपका इवोल्यूशन हुई होगी गैस की, गैस कुछ कुछ गैस इवॉल्व हुई, कोई गैस निकली होगी, निकली है कि नहीं निकली है, ठीक है। इसके साथ जैसे आप अभी नीचे एग्जांपल आएगा, तो कोई गैस इसके साथ इवॉल्व हुई, टेम्परेचर का चेंज हुआ है, किसी टेम्परेचर पर रखा होगा तभी जाके टेम्परेचर चेंज हुआ है, पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ है, कुछ चीज बच गई है, या फिर तो इसमें से मतलब कि इन सब में से कुछ होगा। कलर का चेंज हुआ है, बताना जरा, कलर का चेंज हुआ है कि पहले ये ब्लू था, अब देखो ग्रीन हो गया, कलर का चेंज हुआ है, स्टेट का चेंज हुआ है, ठीक है। गैस का इवॉल्व हुआ, अभी कुछ नीचे देखोगे तो आपको H2 गैस इवॉल्व मिलेगी, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 में H2 गैस इवॉल्व होती है, Zn प्लस H2SO4 में ZnSO4 प्लस H2 बनता है, और H2 गैस इवॉल्व होती है, तो उसमें कुछ किसी में तो गैस इवॉल्व हो जाएगी, किसी में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, किसी में पर्सिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। पर्सिपिटेट मतलब होता है कि कोई चीज बच जाना, पर्सिपिटेट मतलब कोई चीज बच जाना, कोई सॉलिड चीज बच जाना। कलर का चेंज हुआ है या स्टेट का चेंज हुआ है, समझ गए जी? तो यही होता है कि अगर ये चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन भैया हो चुकी है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? दैट चेंज, केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंज इन विच द रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। कोई दो एटम्स थे, या फिर तो दोनों में बॉन्ड बना, मान लो कि कोई A प्लस बी थे, या फिर तो इनके बीच में बॉन्ड बना, या फिर तो इनके बीच में बॉन्ड टूटा। अगर ये दोनों मिलकर ए बी बना रहे तो बड़ा बढ़िया है भाई, ये भी केमिकल चेंज हो रहा है। अगर इस ए बी से ये बन रहा है, A प्लस बी बन रहा है टूट के, तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं? तो जैसे कि हो सकता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, देखो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, ए प्लस बी मिलकर कुछ बना रहा। डिकम्पोजिशन मतलब क्या, डिकम्पोज की टूट रहा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल एक डिस्प्लेस हो रहा, मतलब कि कोई एक निकलेगा। डबल में कोई दो लोग हो रहे। रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रही है। रेडॉक्स, पर्सिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कुछ पर्सिपिटेट फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब रिएक्शन हुआ, कुछ हुआ नहीं, सब न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से, जैसे NaCl सॉरी NaOH और HCl मिलाएंगे तो NaCl मिल जाता है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं, ठीक है। एक इक्वेशन होती है, मतलब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? अरे यार, आप लिख तो दोगे वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन rather than chemical formulas, it helps to identify reactant product in the chemical reaction. सोडियम प्लस क्लोराइड Na प्लस Cl क्या बनाता है? NaCl मिलाता है। दिस मींस सोडियम रिएक्ट कर गया है क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनाने की। इसका मतलब है कि सोडियम भैया क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया है, क्या बनाने के लिए? सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए। सोडियम ने रिएक्ट कर गया क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज, एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं, वैलेंसीज क्या होते हैं। हमें जरूरत क्या पड़ रही है ये सब करने की, रिएक्शन लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है, तो इससे आपको पता चलता है कि कौन किसके साथ रिएक्ट हुआ है। देखो, हमें ये सब करने की जरूरत क्या पड़ रही है? सबसे पहला बात तो जरूरत समझ में आनी चाहिए, हमें हर एक चीज की जरूरत समझ में होनी चाहिए, हमें जरूरत क्या है हर एक चीज को करने की। तो देखो, एक मिनट, मूव नहीं कर रहा। सबसे पहला काम तो आपको जरूरत नहीं समझ में, जरूरत इसलिए समझ में देखो, जरूरत समझ में आ रही कि हमें 95% लाना है तो हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी हमें जरूरत समझ में आ रही कि हमें रिएक्शन लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि अगर हम रिएक्शन लिख देते तो हमें यह पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट कौन है भाई, प्रोडक्ट कौन है, कौन किसके साथ रिएक्ट हुआ है, कौन किसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना है, ये पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि उनकी वैलेंसीज क्या है, ठीक है। मतलब वैलेंसी क्या होती है कि उनपे कितने का चार्ज है, ठीक है, वो भी हम नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चल हमें पता चलेगा कि हमें इक्वेशन लिखते कैसे। रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। हमें यहाँ पे पता चल गया रिएक्टेंट ये दोनों है, प्रोडक्ट ये दोनों है। देखो, सॉलिड के लिए हम हमेशा S सिंबल का यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L का यूज करते हैं, गैसेस के लिए गैस का यूज करते हैं, एक्वस के लिए एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर लिक्विड के रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, जिसके अंदर लिक्विड के रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। अगर कोई देखो, गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है, मान लो कि H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, अगर H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, मान लो कि हमने कोई दो रिएक्शन करी, दो रिएक्शन मिलाई, बढ़िया से मिला दी, उसमें से कुछ गैस निकल रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम कह देंगे कि ये वाला सिंबल लगा देंगे भाई, कि इस वाले सिंबल का मतलब है कुछ इवॉल्व हो रहा है। और अगर कोई चीज बच रही है, कोई चीज बच रही है, तो इस वाले सिंबल का यूज कर देंगे।
कोई चीज बच जा रही है अपने पास, डाउनवर्ड बच रही है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें पहली बात तो ये है कि Zn प्लस H2SO4 हमने किसी ने हमें इक्वेशन लिख के दे दी, इसको बैलेंस करना है। मतलब कि देखो बैलेंसिंग क्यों करनी है ये भी समझो। बैलेंसिंग इसलिए करनी है क्योंकि हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9th में भी आपने समझा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास होता है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि कोई मास ना बन सकता है, कोई मास ना खत्म हो सकता है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर जो मास बना, जिससे मास बन रहा है, मान लो जो रिएक्टेंट साइड है उस तरफ चार था, और जब वो बना तो 2 बच गया, यार ये क्या हुआ, कोई बन नहीं सकता, कोई कंफर्म नहीं हो सकता, तो ये हो क्या रहा है, तो हमें दोनों को बैलेंस करना होगा ना। नो एटम कैन बी डिस्ट्रॉइड और इन अ केमिकल रेशियो, तो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट हमें रिएक्टेंट साइड को बैलेंस करना होगा। यही तो लिखा है इसने यहाँ पे, यही तो एनसीईआरटी लिखती है, और कुछ लिखती है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मास मस्ट बी कंजर्व्ड, कि द नंबर ऑफ, देखो समझना क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही सेटिस्फाइड इक्वेशन होती है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस ये लिख दो, आपके मार्क्स पक्के हो गए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहला है कि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। आप अगर बैलेंस कर रहे हो तो आप हम समझ लेते किसकी बैलेंसिंग कैसे करती है। जैसे मान लो कि हम इसकी बैलेंसिंग कर रहे, तो हमने कहा हमें बैलेंसिंग करनी होगी, हमने कहा हमें बैलेंसिंग करनी होगी, तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम एक एनसीईआरटी का ही एक फेमस उठाते हैं और हम कहते हैं कि हमें बैलेंसिंग करनी है Fe प्लस H2, Fe प्लस H2O। देखो ये कोई इक्वेशन है एनसीईआरटी के अंदर, आपको इक्वेशन लिखो, लेकिन आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बनाता है Fe3 H2SO4 होगा यहाँ पर, एक मिनट ये कुछ गलत लिख दिया हमने, गलती हो जाती है, मिशन से गलती होती रहती है, गलती आपसे भी होती है। आप इक्वेशन को गलत लिखो 4 बार, 5वीं बार में आप सही लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन गलत गलत लिखती है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। Fe प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4, तो इससे इक्वेशन बन जाती है हमारी Fe3O4, देखो Fe3O4 बन जाएगी, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ तो हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली आपके एनसीईआरटी में ये नहीं गिवन है, आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है, Fe प्लस H2O, आप वैसे उसको बैलेंस कर सकते हो Fe प्लस H2O, ठीक है। मैं जो एनसीईआरटी में गिवन है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो Fe3O4, जो एनसीईआरटी कहती है Fe3O4 प्लस H2। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड का फंडा दिमाग में आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना ये है बच्चों कि आपको देखना है कि कितने मोल्स इस साइड है। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इसके सामने वाले होते हैं, मान लो कि इधर एक है तो इधर 1 मोल हो गया, ठीक है। और कितने मोल्स उस साइड है, आपको ये देखना होता है, ठीक है। बेसिकली आपको यही देखना है। सबसे पहले आपको देखना है इधर 1 मोल है, इधर 1 मोल है, 2 मोल है, इधर 1 मोल, इधर 1 मोल है, 2 मोल है, ठीक है। आपको देखना है कि Fe बैलेंस है कि नहीं। देखो यहाँ पे 3 Fe है और यहाँ पर 1 Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पर 1 Fe है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पर जो ये आगे लगे रहते हैं ना यही बताते हैं हमें, ये ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ लगा देना पड़ेगा। तो ये इसके साथ भी चला जाएगा और ये इसके साथ भी चला जाएगा, तो ये देखो ये 4 to 8 हो गए। अब इधर जो हो गया ये देखो ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हो गए, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 4। अब ये हो गया बैलेंस्ड, इस तरीके से होगी बैलेंसिंग। Fe3O4 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 Fe नहीं, हमने 3 लगा दिए, Fe यहाँ पे अकेला था। इसी तरीके से आप कई क्वेश्चंस को बैलेंस कर सकते हो। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि भैया Fe प्लस H2O जो था हमारे पास गिवन था, Fe प्लस H2O हमारे पास गिवन था, तो हमने कहा ये होता है Fe3O4, Fe3O4, और हमने कहा Fe3O4 तो होता है और साथ में H2 भी निकल रही है। H2 जो है वो गैस इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो मैंने आपको कौन सा सिंबल बताया, ये वाला। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है 0, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 3। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। जब ये आगे 4 लगता है ना तो दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा, तो 4 के H2 के साथ 4 हो गया और ऑक्सीजन के 4 हो गया, तो यहाँ पे H2 1 है, यहाँ 4 लगा के बैलेंसिंग कर दी, ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। ऐसे आपके हो गए 2 मार्क्स। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की माया को समझते हुए आगे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, काफी केमिकल रिएक्शन पे, थोड़े से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक करके सबको जानते जरा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं। मान लो कि A प्लस B है, तो ये कोई एलिमेंट कंबाइन होगा तो ये बना देगा AB, ठीक है जी। अब ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल ले, एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाए, तो H2 प्लस Cl2HCl, अब देखो इसके अंदर बैलेंसिंग कैसे कर रही है, बड़ी सिंपल है कि आप हर एक इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग खुद से कर सकते हो। अब देखो H2 प्लस Cl2 जो है वो HCl आपको बना के दे देगा, इस तरीके से आपको, या आपसे तो आपको इक्वेशन लिखने के लिए देगा कि भैया H2 और Cl2 जब जोड़ेंगे ना, जब 2 हाइड्रोजन के मोल्स 2 क्लोराइड के मोल्स HCl बना रहे। देखो अब इसके अंदर एक HCl लिखा हुआ है,
यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 नहीं है, तो हमने 2 लगा दिया। अब मैंने कहा कि 2 अगर इसके आगे लगा तो इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, तो Cl2 यहाँ पे 2 था। बेसिकली आपको ये देखना है और इधर का ये देखना है, अगर इधर के आगे ये लगा होता तो बात बन जाती, बात बन जाती। फिर क्या करना होता, फिर हमें क्या करना होता, अगर ये यहाँ पे 2 लगा होता तो इस 2 को यहीं के ही रहने देते, फिर से लगाते, क्योंकि H2 के साथ नहीं था 2, और फिर ये 2, अभी देखो ये इसके साथ भी गया, इसके साथ भी गया, तो ये जब ये इसके साथ गया तो ये 4 हो गया, हमें इसके आगे भी 2 करना पड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप हर एक इक्वेशन को बैलेंस करके देख सकते हो, जैसे कि 2CO प्लस O2 देख रहे हो, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 था, बैलेंस्ड, बढ़िया, मजा आ गया भाई। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 था, यहाँ पे कार्बन के साथ हमने 2 कर दिया, बैलेंस्ड, मजा आ गया। आप इनको खाली करके फिर बैलेंस करके देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं, एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं, और सब क्या बनाएंगे, कंपाउंड ही बनाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब 2 रिएक्शन टूट जाता है, मान लो ए बी था और वो टूट गया, ये दोनों टूट गए। When a reaction is decomposed, when a reaction decomposed, एक लाइन का मतलब होता है, बोर्ड आपसे रटे रटाई बात नहीं पूछता, बोर्ड आपसे पूछता है आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। जब यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होगा, हमें ऊपर से हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर यही लाइट के प्रेजेंस में होगा, हमें ऊपर से सनलाइट देनी पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस करनी पड़ रही है, तो इसे कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। H2O2 की जो होती है, H2O2 की डिकम्पोजिशन आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको गिवन है, वहां पर क्या करते हैं कि एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर डाल के H2O2 की डिकम्पोजिशन कराते हैं। ये फोटोलिटिक होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है, और जब कोई इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगी तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल्स दिए मैंने, आप एग्जांपल को वहीं से याद करिए। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस मतलब आपने कुछ बीकर में लिया और बीकर में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, जैसे NaCl में NaCl को तोड़ना है तो वहां पे अपने बीकर में लिया एनर्जी और वो डाला, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डाली और वो टूट गए। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, द रिएक्शन विच टेकन प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट कॉल्ड अ फोटोलिटिक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट कॉल्ड अ थर्मोलिटिक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ, और इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करें और उसमें से कोई लेस रिएक्टिव होगा, मान लीजिए Zn प्लस H2SO4 है, Zn यहाँ पे Cu लेस रिएक्टिव है, इसके लिए एनसीईआरटी ने आपको रिएक्टिविटी टेबल दी है, जो कि 3rd चैप्टर में है रिएक्टिविटी टेबल। रिएक्टिविटी टेबल अब आपको भी सिखाऊंगा, 3rd चैप्टर पे हम वापस आएंगे। अब मान लो Zn प्लस CuSO4 है, तो Zn CuSO4 में सबसे रिएक्टेंट कम था Cu, तो Cu आ गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, इस साइड बच गया Cu आ गया, बच गया। Cu प्लस Ag2AgNO3 में Cu Ag से बड़ा था, तो Cu NO3 के साथ बॉन्ड बना के भाई भाग गया और Ag यहां पे आ गया। ये रिएक्शंस आपको कर लेनी है याद, बढ़िया से दिमाग में बिठा लेनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब कोई मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब कि बहुत रिएक्टिव एलिमेंट, देखो यहाँ पे जो ये Zn था ना, CuSO4 भैया बढ़िया से मजे ले रहा था SO4 के साथ, और उधर से Zn आया, Zn काफी रिएक्टिव था, Zn काफी अट्रैक्टिव था, Zn बन गया Cu के साथ, Cu लेस अट्रैक्टिव था, Cu डिस्प्लेस्ड हो गया। सेम कहानी इसके साथ हुई है, सेम कहानी इसके साथ हुई। प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मतलब जब दो रिएक्शंस हो, मतलब जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो बिटवीन द रिएक्शन टेक प्लेस टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट, जब कोई दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का भी एक्सचेंज होने लग जाए, मतलब अभी तो सिर्फ यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे तो आयंस का भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी AlOH3 बन गया और CaSO4 बाहर आ गया, CaSO4 बाहर आ गया, दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो चीजें आने लग जाए बाहर, तब जब दो चीजें बाहर, इनको देखो Ca को SO4 पसंद था, Al2 को OH पसंद था, तो इसको बाहर ले गए। इस तरीके से एक्सचेंज होता है आयंस का। जब आयंस के बीच में आपको एक्सचेंज देखना पड़ेगा, आप ऊपर आयंस मार्क करके उसके बाद उससे भी एक्सचेंज पता लगा सकते हो, या फिर तो आप रिएक्शंस को याद करो जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, इन रिएक्शंस को याद करो। मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद करने होंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है जब कोई रिएक्शन प्रेसिपिटेट कर जाए, एक इनसॉल्युबल होता है, मतलब हमने वाटर के अंदर किसी सॉलिड को डाला, सब कुछ सॉल्युबल हो गया, कुछ बच गया फिर भी, कुछ बच गया फिर भी, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। PbNO3 प्लस 2Kl ये बनाएगा KNO3 और PbL2 जो होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने कहा था प्रेसिपिटेशन को ऐसे रखेंगे। और हाँ बच्चों, इसके लिए आपको इनकी स्टेट्स याद रखने, इनकी कलर्स याद रखने, किस कलर में बसते हैं। मैं सारे तो यहां नहीं करा सकता था, आपको एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, आप एनसीईआरटी को रीड करिए, थ्रू आउट रीड करिए, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को 10 बार लिखिए। ये क्वेश्चंस अगर आपको याद रहेंगी तो आपको ये एग्जाम में बहुत फायदे करेंगी। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, रेडॉक्स रिएक्शन होता है कि ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को खो दे। मतलब मान लीजिए कि 1 के साथ H2 था, पहले बढ़िया से रह रहा था घर के साथ, और अब इसने इसकी डेथ हो गई और इसने इसको खो दिया, दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या फिर तो
हाइड्रोजन गया और ऑक्सीजन आके इसके साथ लग गया। मतलब आपने कोई फूड रखे, आप मान लीजिए कोई फूड रखते हो, उसमें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए फूड को पैक किया जाता है ना, तो आप अगर उसके साथ ऑक्सीजन आके लग गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन होता है जब ऑक्सीजन चला जाए, ठीक उल्टा, ऑक्सीजन चला जाए हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन चला जाए हाइड्रोजन आ जाए, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए तो सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस और सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस्ड हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज कर दे का मतलब क्या, कि उसके अंदर ऑक्सीजन का गेन करा दे। और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद तो रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस कर दे दूसरे सब्सटेंस को, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, इसका मतलब क्या, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको और सामने वाले को रिड्यूस कर दे। ठीक है, मान लो कि कोई रिएक्शन चल रही थी ए प्लस बी, आपको सिर्फ अभी डिटेलिंग नहीं समझनी, डिटेलिंग पूरी है, पूरी माया है इसके रेडॉक्स रिएक्शन की। किसके अंदर है, क्लास 11 के अंदर। आपको सिर्फ याद करने इनकी डेफिनेशंस। अगर ये जो है इसको कर दे क्या, इसको कर दे ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है, अगर इसको कर दे ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसने दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जा रहा है, दूसरे को ही ऑक्सीडाइज कर रहा। और अगर ये ये अगर मान लो बी और बी डी वाले को रिड्यूस कर दे, ठीक है, बी डी वाले को रिड्यूस कर दे, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है बच्चों, दूसरे के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। तो Fe में क्या देखोगे आप, Fe में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे Fe एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी ये ऑक्सीडेशन करा रहा है। जब यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन देखोगे, Fe से जब ये FeSO4 बन रहा है, Fe से जब FeSO4 बन रहा है, तो Fe प्लस 2 हो रहा है इधर आके, ये Fe प्लस 2 हो रहा है इधर आके ये। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रिड्यूसिंग हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेसिंग हो रही है। इक्वेशंस आपको याद रखनी है, आपको इनके एग्जांपल्स और आपके इनके डिफरेंशिएशन याद रखना है बच्चों। आप एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी को रीड करो थ्रू आउट, आपको ये चीजें मिलेंगी। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, जब हीट इवॉल्व होती है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक, जब हीट इवॉल्व होती है, जब हीट निकलती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने भी जुड़ने वाले रिएक्शन होते हैं, इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, हीट लगती है, इन्वॉल्व नहीं, हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट लगती है, हीट लगती है। हीट इज कैरी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, हीट लग जाए उस रिएक्शन को कराने में, हीट लग जाए रिएक्शन को कराने में। जब भी ऐसा लिखा है कि प्लस हो रही है हीट, जब भी ऐसा लिखा है कि प्लस हो रही है हीट, इसका मतलब साफ साफ समझ जाना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट की इवॉल्वेशन हुई है, हीट इवॉल्व हुई है। और जब भी रिएक्शन माइनस में लिखी है हीट, समझ जाना कि ये एंडो रिएक्शन है, मतलब कि हीट लगी है, हीट की जरूरत पड़ गई इस रिएक्शन को बाहर निकालने में। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे एंडोथर्मिक होते हैं, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे एंडोथर्मिक होते हैं, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होते हैं। एक वर्ड का आंसर क्रोजन क्या होता है। क्रोजन होता है कि कोई मटेरियल मेटल, जब मॉइस्चर, एयर या केमिकल, मान लो कि सराउंडिंग में हमने किसी मेटल को रख के छोड़ दिया, वो एयर है, मॉइस्चर है, इनके कांटेक्ट में जैसे वो आएगा, डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रोजन। जैसे Fe को हम O2 के साथ छोड़ देते, तो और XH2 ये मॉइस्चर है उसके साथ लगता है, ये O2 उसको एयर से मिल जाती है, तो हमें मिल जाता है 2Fe2O.3.XH2। इसका ये रिएक्शन होता है, इसकी रस्ट बनती है। कभी लोहे पे जंग लगती हुई देखी है, तो क्यों लगती है, लोहे को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ो, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ो, वाटर मिलेगा, मॉइस्चर होगा, ये बन जाएगा। कॉपर का कोरोजन देखोगे तो Cu+, ये बन जाएगा, ये ग्रीन कलर का बनता है। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है जी। अगर आपको चाहिए होगी तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना होगा, उसके लिए कमेंट कर दीजिए एक बार, कोई भी कमेंट कर दे भाई, पीडीएफ मिल जाएगी। कोरोजन ऑफ सिल्वर Ag+H2S, Ag2S प्लस ब्लैक, ठीक है, इस तरीके से कोरोजन होती है सल्फर सिल्वर की। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रटना, मैंने कहा ना केमिस्ट्री रटोगी जितनी अच्छी होगी। तो Ag+2H2S रटा, एयर से मिला H2S, एयर में मिला है ना, H2S तो होता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड तो होता है ना एयर के अंदर, ले सकते हैं, Ag2S ब्लैक बन जाएगा, H2 मिलेगा। रेंसिटी क्या होती है, रेंसिटी आपने सुना होगा फूड वगैरह के अंदर होती है, जब काफी टाइम के लिए हम उस फूड को केप्ट कर देते हैं, मतलब इट रेफर टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल, मतलब कि रेंसिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड, फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है जब उसे हम केप्ट कर देते, रख देते हैं कुछ देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो रेंसिड फूड कॉज स्टमक इन्फेक्शन और कंजम्पशन, जो बाहर रखा हुआ खाना कंजम्पशन कर सकता है, स्टमक को खराब कर सकता है, स्टमक को खराब कर सकता है बाहर रखा हुआ खाना। इस तरीके की बात आपको करनी है, ठीक है जी, समझ गए। तो ये होती है यहाँ की बातें, रेंसिडिटी समझ में आ गई। प्रिवेंशन कैसे करते हैं रेंसिडिटी का, रेंसिडिटी का प्रिवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। या तो हम उसे एयरटाइट कंटेनर, जैसे आप लिखोगे कि फूड, आप एग्जांपल ले लो ना, अपने एनवायरनमेंट की एग्जांपल ले लो, आप केमिस्ट्री अपने समझ में आ जाएगी। आप जैसे कि लेस की चिप्स को बंद करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द एयर कंटेनर।
नाइट्रोजन के साथ उसको पैक कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर फूड को रख दे ले जाके, तो भी खाना बच जाएगा। एडिशन कर दे किसी ऑक्सीडेशन का, प्रिजर्वेटिव का, किसी मतलब एंटीऑक्सीडेंट का, क्योंकि ये रेंसिटी है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दोगे तो खत्म हो जाएगा ना, जैसे आपने हेपरिन पढ़ा होगा बायो के अंदर, वैसे ये भी काम करता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया कुछ लाके तो ये बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस याद करनी है। मैं माफी चाहूंगा जो मैंने ऊपर रिएक्शन अलग कही, यहाँ पे Fe+H2O, बेसिकली एनसीईआरटी में Fe+H2O दिया हुआ है, H2SO4 नहीं दिया हुआ है, तो देखना पड़ता है ना, एनसीईआरटी चेंज होती रहती है, सिंपल सी बात है। तो आप अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को मैंने पूरी बेसिक से ऊपर जितनी नॉलेज होती है, जितनी थ्योरी होती है, सब बता दिया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैं आपको सारी इक्वेशंस डालूंगा, उस इक्वेशंस पे आपको देखना है, जो चैप्टर के साथ आती है हमारे यहाँ, तो उन इक्वेशंस को आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, इक्वेशंस को अच्छे से देखना है, और आप जाके जितने भी एनसीईआरटी के अंदर जितनी, पहले बात तो जितनी इक्वेशंस उन सबको लर्न कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप लर्न करिए। कुछ दिनों में, कल ही इसका चैप्टर नंबर 2 रिलीज हो सकता है, तो कल चैप्टर नंबर जब 2 रिलीज होगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन अगले दिन लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हमारी और वीडियोस को देख सकते हैं।